आपके एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट इत्यादि से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो करके क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। आज से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का वह एक्शन है जिसके थ्रू वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाता है या फिर घटाता है। और अपने इस एक्शन से यानी मनी सप्लाई को बढ़ा और घटा करके वो इकोनॉमी के ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि को प्रभावित करने की कोशिश करता है। आई रिपीट अगेन, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक का वो सारा एक्शन होता है जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को चेंज करके अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन इत्यादि को चेंज करने की कोशिश करता है या फिर प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, आप यहां पे देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है आपके स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा उद्देश्य है प्राइस को स्टेबल करना, यानी इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब बिल्कुल कांस्टेंट ना कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट हो गया, नहीं, प्राइस ना बढ़े ना घटे, ऐसा नहीं होता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस बढ़े बट एक पर्टिकुलर पेस से बढ़े, एक पर्टिकुलर रेट से बढ़े। ऐसा नहीं कि कभी प्राइस 50% बढ़ गया और कभी -10% में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप वोलेटाइल प्राइस कहते हैं, यानी जब 50% कभी चला गया और कभी -10% पे आ गया तो इसको आप वोलेटाइल प्राइस कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का एक पहला उद्देश्य है कि प्राइस को स्टेबल रखना, यानी बढ़े बट एक पर्टिकुलर रेट से बढ़े। 5%, 4%, 3%, 2% से बढ़ रहा है तो उसी रेट से बढ़े, वो वोलेटाइल ना हो, कभी बहुत ऊपर कभी नीचे ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एम है वो है कि प्राइस को स्टेबल रखना, यानी इकोनॉमी में प्राइस बढ़े बट एक सर्टेन रेट से बढ़े। इधर क्लियर बच्चों? उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, या जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ग्रोथ को अचीव करना मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है। अब देखिए, हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ को प्रमोट करता है। यहां पे थोड़ा सा चीज मैं आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, यानी आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ाया, लिक्विडिटी बढ़ाया, जिससे लोगों के पास पैसा आ गया। लोगों के पास पैसा आया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा बच्चों? जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है और उसकी वजह से वो और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जब और ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा तो या तो एग्जिस्टिंग प्लांट का साइज बड़ा करेगा, या फिर ज्यादा वर्किंग आवर्स में काम करेगा, या फिर नया प्लांट लगाएगा। और इन सब केसेस में चाहे वो एक्सपैंड करे चाहे वो नया प्लांट लगाए, दोनों ही केसेस में डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है। डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, लोगों के घरों में खुशहाली आएगी। तो इस तरीके से यह इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आगे बढ़ाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस पे भी वो कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी जो फाइनेंशियली स्टेबल रहे, कभी बहुत ज्यादा क्रंच ना हो जाए और कभी बहुत ज्यादा उनके पास पैसे ना आ जाए। तो इस तरीके से वो स्टेबल रखने की कोशिश करता है थ्रू
मॉनेटरी पॉलिसी। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं इसका वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने तरह के होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि आरबीआई या फिर इंडिया में आरबीआई या फिर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का वह एक्शन जिसके थ्रू इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। आई रिपीट अगेन, आरबीआई का वह एक्शन जिसके थ्रू इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है उसे आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और वो कैसे बढ़ाता है यहां पे आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टूल्स यहां पे यूज करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में, इंडिया में सबसे ज्यादा या सबसे फ्रीक्वेंटली जो टूल्स यूज किया जाता है वो है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या है बच्चों? रेपो रेट एक रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। आई रिपीट अगेन, एक रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन के लिए गया और उसको कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल गया, तो वो क्या करेगा? अपने कस्टमर को भी, मतलब जो कमर्शियल बैंक है जैसे कि कैनरा बैंक है, एसबीआई है, अपने कस्टमर को भी सस्ते में लोन देगा। जब वो सस्ते में लोन देगा तो इकोनॉमी में डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। सो रेपो रेट, यहां देखिए रेपो रेट घटा करके आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। यहां पे एक और कंसेप्ट होता है रिवर्स रेपो। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझना है। रेपो मैंने समझा तो आपको रिवर्स रेपो भी समझना है। कई बार क्या होता है कि अभी तो हमने देखा रेपो रेट के केस में कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, जो उस पर चार्ज होता है, जो जिस इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलता है उसे आप रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कई बार कमर्शियल बैंक के पास भी एक्सेस कैश होता है तो उसको वो आरबीआई के पास रख देता है और उस पे जो उसको रिटर्न मिलता है उसे आप रिवर्स रेपो कहते हैं। उस पे आप उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। तो यदि रिवर्स रेपो घटता है तो कमर्शियल बैंक का क्या जरूरत है आरबीआई में रखने का, अपने पास ही रखिए उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैंक रेट, अगेन बैंक रेट भी रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। यह भी घटेगा तो वही इंपैक्ट होगा जो रेपो रेट का होता है। तो यदि बैंक रेट घटता है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी आप इसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप कह सकते हैं। तीसरा है आपके पास सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है बच्चों? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? बेसिकली ये टोटल डिपॉजिट का, मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट वो आरबीआई डिसाइड करता है, उसका कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है। आई रिपीट अगेन, मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, ठीक है ना? कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है और आरबीआई ने कहा कि ठीक है आप 5% सीआरआर रख लीजिए। आप 5% सीआरआर, सीआरआर इक्वल्स टू 5% है। तो इस केस में देखिए सीआरआर अपने पास रख करके ही, यानी वो 95 करोड़ पे ही वो बिजनेस करेगा, 5 करोड़ उसको अपने पास रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5% से 4% हो गया तो उसके पास कितना पैसा बचा? 96 करोड़ उसके पास पैसा बचा। अब वो 96 करोड़ से बिजनेस करेगा। तो यदि सीआरआर घटता है तो बैंक्स के पास यानी कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा फंड होगा मार्केट में लेंड करने के लिए। जब वो ज्यादा फंड होगा लेंड करने के लिए तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद है एसएलआर। इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, आप लोग इसको समझना जरूरी है। अब है आपके पास एसएलआर, ये भी एक तरह का रिजर्व ही है, ये भी एक तरह का रिजर्व ही है। सीआरआर एंड एसएलआर में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सीआरआर जो है वो कैश है, एसएलआर जो है वो स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स है। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंट, एक पर्टिकुलर परसेंट आपको गोल्ड में रखना है, इतना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना है, इतना परसेंट आपको फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रखना है। तो ये सारा आरबीआई डिसाइड करके, डिफाइन करके बताता है कि आपको अपने डिपॉजिट का इतना परसेंट ये रखना है, इतना परसेंट ये रखना है, इतना परसेंट ये रखना है। इसे आप एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी घटेगा। अब देखिए, मान लेते हैं, अब फिर से देखिए, 100 करोड़ का डिपॉजिट है, 100 करोड़ का डिपॉजिट है एंड एसएलआर जो है, एसएलआर है 10%। तो अब आप 90 करोड़ पे ही बिजनेस करेगा ना बैंक, 90 करोड़ पे ही बिजनेस करेगा। यदि ये घट जाता है, सपोज कि 8% हो गया, तो बैंक के पास से 92 करोड़ बच गया बिजनेस करने के लिए, यानी मार्केट में चलाने के लिए। तो एसएलआर के घटने से भी मनी सप्लाई बढ़ती है, यानी एसएलआर का घटना भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स जो है सेल या परचेज करती है। फॉर एग्जांपल, यदि आरबीआई मार्केट से बॉन्ड बाय करती है, तो उसके जगह पे उसे पब्लिक को क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा, यानी पब्लिक के पास कैश ज्यादा होगा। जब कैश ज्यादा होगा, इसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ रहा है। यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मार्केट से बॉन्ड्स खरीदता है एंड इस केस में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा बच्चों? इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है पता है आप लोग? यदि एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है तो उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? ब्याज दरों में कमी होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, यानी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड वहीं का वहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना ही है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, चूंकि पब्लिक को अब कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, तब कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज कि अब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है। कंजम्पशन बढ़ेगा, यदि हमारे पास कम इंटरेस्ट पे पैसा आ रहा है, मान लीजिए मैंने कार ली है, उसका ईएमआई 15,000 जा रहा है एंड यदि हम उस पे से हम कार लेते हैं, उस पे जो ईएमआई है हमारे पास 12,000 जा रहा है, तो हमारे पास 8,000 बचा, उससे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो फिर से प्राइसेस बढ़ेंगे एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड सो ऑन। उत्पादन और आय में वृद्धि होगा, अभी हमने बता दिया, रोजगार में वृद्धि होगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या इंपैक्ट होगा? ब्याज दरों में कमी होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे देखिए, इसके बाद हम देखेंगे यहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल उसका उल्टा है एक्सपेंशनरी का। इसमें सेंट्रल बैंक का वह एक्शन जिसके थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी लिक्विडिटी कम होती है, उसे आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें टूल्स क्या क्या यूज होता है आप देख सकते हैं। अब यहां बात आ रही क्यों करता है, मनी सप्लाई कम क्यों किया जा रहा है? तो मनी सप्लाई जनरली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किया जाता है। मनी सप्लाई कम होगा, आपके पास पैसे कम होंगे, आपका डिमांड घटेगा, डिमांड घटने से एग्रीगेट डिमांड घटेगा और उससे प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन कम होगा। इसमें ये वाले सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। हमने बताया था आपको जो एक्सपेंशनरी में रेपो रेट, अगेन उसमें हमने क्या कहा था? घटेगा,
तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। यहां पे रेपो रेट बढ़ेगा, यहां आप डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी पहले हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। बैंक रेट बढ़ेगा तो फिर से मनी सप्लाई कम होगा, सीआरआर बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई कम होगा, एसएलआर बढ़ेगा तब भी मनी सप्लाई कम होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई कम करने के लिए जो आरबीआई है वो मार्केट में बॉन्ड बेचती है, यानी पब्लिक के पास कैश ना होकर के उसके पास बॉन्ड हो गया तो मनी सप्लाई घट गया। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहां हमें देखना है इसका इंपैक्ट क्या होगा। किसका इंपैक्ट? तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा। देखिए प्लीज, ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मनी सप्लाई घटेगा तो ब्याज दर में वृद्धि होना है। लिक्विडिटी कम हो सकती है, यानी मनी सप्लाई कम हो सकती है। इन्फ्लेशन कम हो सकता है, निवेश कम हो सकता है, रुपये की स्थिरता बनी रह सकती है, कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड घट सकती है बच्चों। अब हमने आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उनका इंपैक्ट्स एंड टूल समझा रही है। अब एक तीसरे तरह का भी मॉनेटरी पॉलिसी होता है जिसमें आप क्वालिटेटिव, ये जो अभी तक हमने बताया उसको आप क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं। मतलब इसमें क्वांटिटी चेंज होता है, बढ़ता है या भी घटता है, एक्सपेंशनरी में भी एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी। एक्सपेंशनरी में बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शनरी में घटता है। अब है क्वालिटेटिव, यहां पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, वो क्वालिटेटिव है, मतलब पूरे इकोनॉमी को टारगेट नहीं किया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां ये स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है। ठीक है, मेन टूल्स इसमें क्या है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कुछ सेक्टर को लोन लिमिट कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि इस सेक्टर को आप लोन मत दीजिए या फिर कम करिए, सरकार का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आरबीआई का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट भी यदि बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेने जाते हैं, सपोज कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो 100% जनरली बैंक फंड नहीं करता आपको। सपोज कि आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी 12 लाख रुपए की है, 12 लाख आपको फंड नहीं करेगा, उसमें आपको 1 2 लाख 3 लाख जो है पहले डाउन पेमेंट आपको पेमेंट करना होता है, उसी को आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, से हमें 12 लाख की गाड़ी है, 4 लाख हमने डाउन पेमेंट करा, अब 4 लाख की जगह यदि हमें 6 लाख डाउन पेमेंट करना है तो हमें 6 लाख ही लोन मिलेगा। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने के बाद लोन की अमाउंट कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। मोरल सुएशन, ये देखिए मोरल सुएशन, आरबीआई बैंक को एडवाइज करता है कि अब आप लोन को कम करिए यदि कॉन्ट्रैक्शनरी है तो, और यदि एक्सपेंशनरी है तो कह रहा ठीक है आप फ्री हैंड हो, आप लोन दे सकते हो जितना चाहे। क्रेडिट राशनिंग, लोन डिसबर्सन कंट्रोल, यहां पे कहते हैं कि नहीं, अब एक सेक्टर में आपको इससे ज्यादा लोन नहीं देना है, लिमिट कर देता है। डायरेक्ट एक्शन, रूल्स टू डन वाले बैंक पर एक्शन, यानी रूल तोड़ने वाले बैंक पे एक्शन होता है। सरकार ने बोल दिया है, आरबीआई ने बोल दिया है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को इतना परसेंट ही लोन देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, या फिर मिनिमम इतना देना है, इससे ज्यादा ही देना है। यदि बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो बैंक पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अब है मनी मल्टीप्लायर। आपको पता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? प्लीज बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते? मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा केस है। ये बताता है कि यदि बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आता है तो उससे बैंक कितना लिक्विडिटी बढ़ा सकता है। और इसका बहुत ही सिंपल सा वो है, डेरिवेशन है। वैसे तो इसका जो रूल है वो ये है, मनी मल्टीप्लायर यानी एम इक्वल्स टू 1/r होता है।
R इज द रिजर्व रेशियो। इसको हम डिराइव कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए प्लीज बच्चों, इसमें हम आपको बताते हैं कि जो मनी सप्लाई, जो मोस्ट लिक्विड मनी होता है वो क्या होता है, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। सी इज द कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। एंड एक हाई पावर्ड मनी होता है बच्चों, हाई पावर्ड मनी होता है कैश प्लस रिजर्व विद द बैंक। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज m बाई h इक्वल्स टू c प्लस d ओवर c प्लस r। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को आप d से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां आपने d से डिवाइड कर दिया, यहां भी d और यहां भी d से और यहां भी d से आपने डिवाइड कर दिया। ये क्या बच्चा, ये देखिए इसको आप क्या कहते हैं प्लीज देखिए, ये जो है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यानी ये बताता है कि पब्लिक टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट अपने पास कैश रखता है। ये क्या डी, तो ये 1 आ गया, ये भी करेंसी डिपॉजिट रेशियो और ये रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, यानी डिपॉजिट का कितना परसेंट बैंक रिजर्व रखता है, जैसे कि CRR SLR वगैरह कितना परसेंट रिजर्व वो रखता है। अब यहां पे बात ये आ रही है बच्चों कि ये देखिए m इक्वल्स टू C बाई डी को हमने स्मॉल c लिया प्लस 1 एंड स्मॉल c लिया प्लस स्मॉल r ओवर h है यहां पे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, m इज इक्वल्स टू c प्लस 1 ओवर c प्लस r, c प्लस r, c प्लस r है ना बच्चों, इनटू h। अब ये देखिए ये हाई पावर्ड मनी है, यानी मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व रेशियो पे एंड हाई पावर्ड मनी पे। करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व रेशियो एंड हाई पावर्ड मनी पे। अब हमें मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है कि एक सर्टेन अमाउंट यदि एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक उससे कितना मनी क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे आप कर सकते हैं चेंज इन मनी सप्लाई ओवर चेंज इन हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू C प्लस 1 ओवर C प्लस R। एंड एक और बात, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होता है कि पब्लिक अपने पास कैश कुछ भी नहीं रखती है, सब के सब पैसे बैंक में डालती है, यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो ये है और ये है वो 0 हो गया। तब क्या बचा बच्चों, 1 बाई R, यानी मनी मल्टीप्लायर इज 1 बाई R होता है। क्लियर है? अब चलते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों यदि क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, आना तो जरूर चाहिए, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको यह आंसर जरूर आना चाहिए। केंद्रीय बैंक जब रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है। रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटता है, घटता है ना बच्चों। बैंक का उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति घटती, यस बी, मुद्रा आपूर्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि अर्थव्यवस्था में, ये देखिए प्लीज, यदि अर्थव्यवस्था में मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक है तो केंद्रीय बैंक किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाएगा। यानी मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में उसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा उसको, तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, कौन सा उपकरण
प्राइमरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स नहीं माना जाता है। कौन सा उपकरण? कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर एंड रेपो रेट। इसमें से कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन सा प्राइमरी टूल्स नहीं माना जाता है? तो मैं बता दूं आपको, एसएलआर ये प्राइमरी टूल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, केंद्रीय बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या है? मनी सप्लाई बढ़ाना। मतलब क्वांटिटी मनी सप्लाई के क्वांटिटी को ईज करना, सस्ता करना। तो इसका मतलब है मनी सप्लाई को बढ़ाना। तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, देखिए प्लीज यहां पे, किस स्थिति में लिक्विडिटी ट्रैप उत्पन्न होती है? मैं आपको यहां बता दूं, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नीचे हो जाता है एंड इन्वेस्टर्स इस बात को प्रिडिक्ट कर लेता है कि अब इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना? यहां पे देख सकते हैं, ब्याज दर बहुत अधिक हो, बिल्कुल नहीं। ब्याज दर बहुत कम हो और पैसों की मांग अनिश्चित रूप से बढ़ी हो। यस, ब्याज दर बहुत कम हो, उस स्थिति में लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन आता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। हर रोज 7 बजे मैं आप लोगों को इस तरह के वीडियो जिसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन होते हैं, हर रोज शाम को लेकर के आ रहा हूं। तो शाम को 7 बजे ज्वाइन करना मत भूलना, इको पाठशाला का यूट्यूब चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।